आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3e⁻²x प्लस 3e⁴x अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x। आप ध्यान से देखिए कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में y का तो कोई टर्म है ही नहीं। y का अगर कोई टर्म नहीं है तो जो भी टर्म है आपका x का है और वो सारा का सारा x का टर्म एक साइड में पहले से है। यानी क्वेश्चन को देखकर ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपने क्या सीखा? वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपने यही सीखा कि आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने y वाले टर्म्स हैं, अगर कुछ हैं तो जितने भी y वाले टर्म्स हैं उन सारे y वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और लेफ्ट हैंड साइड में dy को रखना है और सारे x वाले टर्म आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देने हैं और राइट हैंड साइड में dx को शिफ्ट करना है। यहाँ पर x का सारा टर्म हमारा राइट हैंड साइड में पहले से था, बस हमें करना कुछ नहीं है, dx को इधर शिफ्ट कर देना है। लेकिन उसके पहले हमने जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो लगा कि नहीं, इसको तो सॉल्व करके थोड़ा छोटा किया जा सकता है। dx को जैसे आप इधर भेजेंगे तो dx को इधर भेज देने के बाद आपको बस इंटीग्रेट करना बच जाता है। अगर आप इंटीग्रेट करने से पहले ये आपका फंक्शन थोड़ा छोटा हो रहा हो, उसको ज़रूर सॉल्व करके छोटा कर दीजिएगा। कैसे छोटा कर रहे हैं इसको, ये देखिए। आप इस न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप 3e⁻²x को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में 1 प्लस e⁻²x बचेगा। कभी भी अगर आप कुछ कॉमन लें, उसको वापस एक बार मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लें कि आपका ऊपर वाला टर्म आया है या नहीं आया। और ये e⁻−x जो था, इसे हमने 1/e⁻x लिख लिया। ये 3e⁻²x ब्रैकेट में 1 प्लस e⁻²x वैसे का वैसे ही नीचे हमने एलसीएम लिया। इस e⁻x का इस e⁻x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x और उसका होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e⁻²x ही बनेगा वो, प्लस का 1 अपॉन e⁻x। ये यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद हमारा e⁻²x प्लस 1 अपॉन e⁻x आया। अब जरा इस e⁻x के बारे में सोचिए कि ये कहाँ शिफ्ट होने वाला है। ये e⁻x जो है इस ऊपर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में आने वाला है। तो ये 3e⁻²x ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस e⁻²x था और अपॉन में e⁻²x प्लस 1, और ये e⁻x जो है ये शिफ्ट हो गया ऊपर में। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं। न्यूमरेटर में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये और ये कटने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़े आराम से आप इसको सब काट सकते हैं। इसे काटने के बाद आपके पास 3e⁻²x और ये e⁻x बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 3e⁻3x बन गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3e⁻3x आ गया। अब आप अपने dx को इधर शिफ्ट कर दीजिए। dx को शिफ्ट कर देंगे तो आपका dy इज इक्वल टू 3e⁻3x dx नज़र आया। अब आपने dy को अलग कर दिया, dx को भी अलग कर दिया, तो बस आपको बस इंटीग्रेट करना है। दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए। यहाँ पर 3 जो है कांस्टेंट है तो वो तो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा 3 इंटीग्रेशन e⁻3x dx नज़र आएगा। इंटीग्रेशन dy आपका y बनेगा, 3 आपका पहले से बाहर था, e⁻3x का डिफरेंस, ये e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x, और ये 3x का नीचे में डिफरेंशिएशन होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने यही पढ़ा था कि x को हम फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x आता है वो सभी x को हम किसी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं और उस लीनियर फंक्शन का नीचे में डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करके बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन लिखना ज़रूर, ये 3 अगर नहीं लिखा ना आपने तब ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट हमने लगा लिया,
ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल बचा y इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस सी। तो हम ये कहेंगे कि y इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस सी जो है हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। आप इन सारे क्वेश्चंस को, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चंस को, टोटल 10 क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखिएगा कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होने वाले हैं। बहुत ही आसानी से आप इन सारे को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते समय बस ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में इज इक्वल टू के पहले सारे के सारे y वाले टर्म्स होने चाहिए, इज इक्वल टू के बाद सारे के सारे x वाले टर्म्स होने चाहिए। dy आपका इज इक्वल टू के पहले होता है और dx आपका इज इक्वल टू के बाद होता है, और दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए। इंटीग्रेट करने के बाद आप आर्बिट्री कांस्टेंट केवल x वाले साइड में ही लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए।